इसमें कोई शक नहीं कि रूस की सेना यूक्रेन की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और उसके पास हथियार भी ज्यादा हैं। लेकिन यूक्रेन भी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। कई मोर्चों पर यूक्रेन ने रूस को पीछे धकेला है। एक तरफ बात अभिमान की है, दूसरी तरफ आत्मसम्मान की है। एक तरफ रूस ने कीव की जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने कीव को बचाने में पूरी ताकत लगा दी है। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि कीव गिरा तो युद्ध हाथ से गया। पुतिन को भी ये मालूम है कि कीव हाथ आया तो वो लड़ाई जीत जाएंगे, क्योंकि कीव राजधानी है और यही है प्रेसिडेंशियल पैलेस भी। लेकिन ज़ेलेंस्की डटे हुए हैं। कीव यूक्रेन की राजधानी है। कीव में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की एज ए प्रेसिडेंट वहां रहते हैं। कीव एक राष्ट्र का एक चिन्ह है, पहचान है। तो जब तक कीव नहीं गिरेगा तो ये आप समझिए यूक्रेन ने पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया है। डोनबास रीजन में भी रूस कई क्षेत्र ले भी लेता है। सी ऑफ अज़ोव, ब्लैक सी में भी पोर्ट्स को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तो भी कीव एक ये प्रतिष्ठा का चिन्ह है। यूक्रेन की सेना ने हिट एंड रन की स्ट्रेटजी अपनाई है। नेटो देशों से मिल रहे हथियारों ने उनका हौसला बढ़ाया है। इन्हीं हथियारों के दम पर रूस की सेना दूर से निशाना साधने पर मजबूर है। रूस अभी तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में नाकाम रहा है। यूक्रेन की सेना के मुकाबले रूस की सेना ज्यादा बड़ी है और उसके पास हथियार भी ज्यादा है। ये बात सच है कि हथियारों के मामले में रूस और यूक्रेन का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर नेटो देशों की ताकत यूक्रेन के साथ मिल जाती है तो संतुलन बिगड़ जाता है। नेटो देशों के पास 54,05,700 सैनिक हैं, तो रूस के पास 13,50,000। नेटो के पास 20,723 लड़ाकू विमान हैं, तो रूस के पास 4,173। नेटो के पास 14,682 टैंक हैं, तो रूस के पास 12,420। नेटो देशों के पास 5,040 सेल्फ प्रोपेल्ड तोपें हैं, तो रूस के पास 6,574। नेटो देशों के पास 2,049 मिलिट्री शिप्स हैं, तो रूस के पास 605। नेटो के पास 144 पनडुब्बियां हैं, तो रूस के पास 70। और अब सबसे निर्णायक, नेटो के पास 6,065 परमाणु बम हैं, तो रूस के पास 6,255। यही वजह है कि नेटो के तमाम देश रूस से सीधा सीधा मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूस के पास जो परमाणु बम है वो दुनिया के किसी भी शहर को अपना निशाना बना सकते हैं। यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, तो आर्टिकल 5 के तहत तो नाटो घुस नहीं सकता। दूसरी बात है कि यदि नाटो घुसता है यूक्रेन में, मिलिट्री बूट्स ऑन द ग्राउंड लाता है, ट्रुप्स फिजिकली लैंड करते हैं, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 होने से कोई रोक नहीं सकता। तब रूस कहेगा ये वर्ल्ड वॉर 3 है और विश्व युद्ध 3 छिड़ेगा। लेकिन फिर भी यूक्रेन ने रूस के 15,000 सैनिकों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। नेटो का अनुमान है कि अब तक 7,000 से 15,000 रूसी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि रूस के दावों के मुताबिक अभी तक उसके 1351 सैनिक ही इस युद्ध में मारे गए हैं, जबकि रूसी आक्रमण में उसने 14,000 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया है और 16,000 घायल हुए हैं। हालांकि रूसी अखबार कोमसोमोल्स्काया प्रवादा के मुताबिक 21 मार्च तक रूस यूक्रेन युद्ध में 10,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। अखबार ने रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से यह खबर छापी थी, लेकिन बाद में इस खबर को हटा लिया गया और कहा गया कि अखबार की वेबसाइट हैक कर ली गई है, जिसके कारण गलत आंकड़ा सामने आ गया। नेटो देशों के अनुसार रूस ने इस जंग में अपने बड़े बड़े जनरल्स को गंवाया। पश्चिमी देश दावा करते हैं कि रूस के फौजी इस कदर नौसिखिए हैं कि रूस के बड़े कमांडर्स को युद्ध लड़ने के लिए आगे जाना पड़ा और वो मारे गए। अगर ये सच है तो रूसी सेना के लिए बहुत बड़ी क्षति है।
मैदानी जंग में फ्रंट लाइन पर जनरल्स का कोई काम नहीं होता। जनरल्स का काम होता है ऑपरेशनल प्लान्स बनाना, जिनको जूनियर कमांडर्स जो हैं फ्रंट लाइन सोल्जर्स के माध्यम से एग्जीक्यूट करते हैं। फ्रंट लाइन सोल्जर्स ही सबसे आगे होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि उनके कमांडर्स के बनाए हुए प्लान जो हैं उनके द्वारा वो दुश्मन के ऊपर हमला करें और दुश्मन के ऊपर हावी हो, दुश्मन को बर्बाद करें। जहाँ तक जनरल्स का काम है, जनरल्स पीछे होते हैं, वो अपने हेडक्वार्टर्स में सारे इनपुट्स लेकर, सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स लेकर ऑपरेशनल प्लान बनाते हैं, जिसके माध्यम से वो हर प्रकार से दुश्मन को क्रॉस कर सके। नेटो के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने अब तक इस युद्ध में 7 रूसी जनरलों को मार गिराया है, जबकि रूस के मुताबिक उसने अभी तक सिर्फ एक बड़े अफसर मेजर जनरल आंद्रे सुखोवेत्स्की को ही इस जंग में खोया है। नेटो के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल याकोव ब्रिजांत्सेव खेरसन के पास एक एयर स्ट्राइक में मारे गए। लेफ्टिनेंट जनरल आंद्रे मार्दविचेव भी इसी बेस पर एक एयर स्ट्राइक में मारे गए। 150वीं मोटराइज्ड राइफल डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल ओलेग मित्येव मारियोपोल की लड़ाई में मारे गए। आजोव रेजिमेंट ने उनको मारने का दावा किया। 29वीं कंबाइंड आर्मी के मेजर जनरल आंद्रे कोलेस्निकोव 11 मार्च को युद्ध में मारे गए। 41वीं कंबाइंड आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल विताली गेरासिमोव 7 मार्च को खार्कीव के बाहर मारे गए। 41वीं कंबाइंड आर्मी के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल आंद्रे सुखोवेत्स्की 3 मार्च को एक स्नाइपर के निशाने से मारे गए। आमतौर पर पूरी की पूरी लड़ाई के दौरान मैक्सिमम 1 या 2 जनरल्स मारे जाते हैं। जहाँ तक यूक्रेन और रशिया की लड़ाई है, इसमें कहा जा रहा है कि 7 से 8 रशिया के जनरल जो हैं हताहत हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा सेटबैक है। साफ तौर पे दर्शाता है कि ट्रुप्स का मोरल और मोटिवेशन डाउन है, लीडरशिप पुअर है और इतने बड़े पैमाने पर जनरल्स का मारा जाना एक बहुत बड़ा सेटबैक है। मेरा मानना ये रहा है और आपने सुना भी है कि यूक्रेन की फोर्सेस का मोरल बहुत हाई है और उनकी लीडरशिप ने बहुत अव्वल दर्जे की लीडरशिप दिखाई। रूस की फौज का मोरल काफी लो है। 7 लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स को कैजुअलिटी एक कम समय में एक अच्छी लीडरशिप, प्रोफेशनल लीडरशिप नहीं दिखलाती है। तो ये जो रूस कई जगह से हट रहा है, कीव से या चेन्नई से, इसको मैं टैक्टिकल विड्रॉल भी मान सकता हूँ। जानकारों के मुताबिक रूस इस जंग में अपने 20 बड़े अधिकारियों या जनरलों के साथ उतरा था और अगर यूक्रेन के दावे सच्चे हैं तो 7 जनरलों के मारे जाने का मतलब है कि रूस के 20% जनरलों की मौत हो चुकी है। इसके 2 मतलब निकलते हैं। पहला ये कि या तो ये जनरल गलत वक्त पर गलत जगह थे और लड़ाई में मारे गए, या फिर यूक्रेन की सेना चुन चुन कर रूसी सेना के बड़े अफसरों को ही टारगेट कर रही है। अगर ऐसा है तो ये रूस के लिए मनोबल तोड़ने वाला और यूक्रेन के लिए हौसला बढ़ाने वाला कदम है। लेकिन इन सब के बीच भी पुतिन का हमला लगातार जारी है।